आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल रोसोंट स्विट्जरलैंड से, वो इलाका जो उस जगह के बिल्कुल फुटहिल पर मौजूद है जहां पर कल एक बहुत बड़ी सफारती नशिस्त मुरतब हुई, जिसकी मेजबानी का शर्फ पाकिस्तान को कतर के साथ हासिल हुआ। हम आपको वहाँ की इनसाइड स्टोरीज बताएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से भी है। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के इस पुरफिजा मकाम वर्जन चौक से सफर करते हुए पाकिस्तान की तरफ पहुंचने में उनको चंद घंटे हो गए, यानी आधा सफर वो तय कर चुके होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ वो भी ये कि वापस आ चुके होंगे। इस सफर की दास्तान के अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी और खारजा पॉलिसी तो जगह पर मौजूद है, लेकिन हमारे बहुत सारे लेसन भी हैं जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दें कि कल जो नशिस्त हुई जिसके अंदर से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकली, जिसका एक अक्स आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सुर्ख दायरों के साथ मार्क करती हैं। अगर आप सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना चाहते तो सुर्ख दायरों के अंदर जो मैंने मार्क किया उसको आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि अहमियत कहाँ में है। ये एक दूसरा बड़ा संग मील है, पहले बड़े संग मील के बाद, जिसको हम MOU कहते हैं। इसके अंदर 14 पॉइंट्स, जिसको ईरान के सदर ने साइन किया, जिसको अमेरिका के सदर ने साइन किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काउंटर साइन किया, और ये सारे ई सिग्नेचर थे। वही ईरान के सदर अब कल पाकिस्तान के दौरे पर भी आ रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान खारजा बहास के ऊपर और दिफाई मामला जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसके ऊपर कितना मुतहरक आपको नजर आता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए संगमील तो हासिल कर लिए, लेकिन सफर ये बहुत था दुश्वार। अमूमन जब बैन अवी समिट्स की डेट्स आती हैं तो वो आप समझे पत्थर पर लकीर होती है। बहुत ही बड़ा कोई हंगामा हो जाए तो उनको आगे पीछे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शुरका हैं उनके शेड्यूल्स बनते हैं। हर शख्स को अपने मुल्क के अंदर अपने इदारे की नुमाइंदगी करनी होती है, उसके 1000 काम वहाँ पर होते हैं। फिर आपको बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होता है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स आपको करने होते हैं, ठहरने का बंदोबस्त करना है, मीटिंग्स हैं, स्टाफ है, हजारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा समिट की डेट, मीटिंग की डेट, बैनुल-अक़वामी नशिस्त की डेट एक मरतबा अगर तय हो जाए तो उसके बाद वो तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान जिस प्रोसेस के साथ मुंसलिक है उसके अंदर ये डेट्स ऐसे तब्दील होती हैं जैसे धूप के अंदर आइसक्रीम मेल्ट करती है। जब इस तमाम ट्रिप का आगाज हुआ तो हमारा ख्याल था कि हम वहाँ पर जाएंगे स्विट्जरलैंड में, और उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर वज़ीर आज़म आएंगे, आसिम मुनीर साहब भी आएंगे, और वही नशिस्त जो अब जिसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं वो 7 दिन पहले हो जाएगी, 1 दिन चलेगी। हमें बताया गया, शेड्यूल अनाउंस हो गए, सहाफ़ी आ गए, दुनिया भर से सहाफ़ी, सिर्फ हम नहीं आए। फिर पता चला कि ये नशिस्त नहीं हो रही, फिर पता चला कि वज़ीर आज़म का ट्रिप जो मौखर हो गया। पहले ख्याल किया जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से 2 कलीदी नुमाइंदे आएंगे, फिर पता चला कि उनके नायब सदर आएंगे, फिर पता चला कि वो भी नहीं आ रहे हैं। फिर जब सब कुछ मौखर हो गया, 2 मरतबा वज़ीर आज़म ने आना है, नहीं आना है, उनके जहाज टारमैक के ऊपर लगे हुए हैं, स्टाफ उनका तैयारी कर रहा है, फिर ये पता चला कि अब हमने मौखर कर दिया। फिर जब आधी मीडिया टीमें वापस चली गई, सारी दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग भी वापस गए थे, तो फिर ये पता चला कि कल सुबह वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, कल सुबह अमेरिका का नायब सदर आ रहा है, कल सुबह कतरी वज़ीर आज़म यहाँ पर आ रहा है, कल सुबह ईरान का हैवी हिटिंग जो उनका डेलीगेशन है वो आ रहा है, जिसके अंदर उनके चीफ नेगोशिएटर मौजूद है, जिसके अंदर उनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, टेक्निकल टीम्स मौजूद है। ये कल सब ने इकट्ठा होना है, तो दोबारा से दौड़ें लगी। तब तक आखिर तब तक ये ख्याल किया जा रहा था कि ये वाक़तन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इतनी मरतबा पोस्टपोन हो चुका है, इतनी मरतबा इसके ऊपर मीडिया का फोकस आया, और उसके बाद ये फोकस निकल गया कि अब शायद मुमकिन ना हो। जो ई सिग्नेचर अभी पहले हुआ था उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये हमने साइनिंग आके करनी है, वर्जिन स्टॉक के अंदर ही करनी है, वो ई साइनिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो गैदरिंग थी इसका शेड्यूल बना नहीं हुआ था, बहरहाल जगह वही रही और वहाँ पर नशिस्त मुरतब हुई, जिससे आपको पता चलेगा कि हचकोले खाता हुआ सफारतकारी का जो काफिला है वो भारत वर्जिन स्टॉक में पहुंचा और वहाँ पर बड़ी जबरदस्त नशिस्त थी। अब ईरान ने जो इसका था एक स्टेटमेंट आया है कतर और पाकिस्तान की जानब से इसका इजरा हुआ है, जिसका मैंने आपको पहले दिखा है, उसको इंडोर्स भी किया है। उनकी काविश से ये सारी स्टेटमेंट बनी है, अमेरिका का भी इसके अंदर हिस्सा है। उसके ऊपर उन्होंने एक मुस्बत बयान दिया है। उन्होंने मुस्बत बयान के साथ साथ कुछ चीज़ें रखी हैं कि ये भी होना, लेकिन बयान मुस्बत दिया है। जो सबसे मुफस्सल बयान है
वो जेडी वैंस जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम मामले को, जब मीटिंग चल रही थी और हम उनको कवर कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बड़े शदीद बयान दिए और फिर ईरानी डेलीगेशन ने उसके ऊपर एहतजाज किया और बाजार ये लगा कि वो छोड़ के चले गए हैं, और जो मीटिंग के लिए कमरा बना हुआ था उसके अंदर वो वापस नहीं गए, लेकिन उसके अलावा वहां पर वो मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अगली निशस्त नहीं करनी, दूसरी निशस्त नहीं करनी, पहले निशस्त के बाद ये जो है वक्फा है, अब ये वक्फा ही चलता रहेगा। जेडी वैंस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं उसके चंद एक टुकड़े आपके सामने चलाऊं और आपको बताऊं वो क्या कह रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये समिट वो कितना अहम है और इसके अंदर से ईरान भी खुश है और अमरीका भी खुश है। देखते हैं कि अमरीका का नायब सदर क्या कह रहा है। उसने कहा कि हमने बड़ी जबरदस्त बात हुई, बड़ी इसमें प्रोग्रेस हुई और हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अमरीकी अवाम के लिए बड़े अहम हैं। अब आप ईरान और अमरीका के जब ताल्लुकात को देखेंगे तो अवाम यानी उनके जो कंस्टिट्यूंसी है, घर के हवाले हैं, वो आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो इसके अंदर बता रहा है कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया के लिए की, लेकिन सवाल जो है वो लेते हुए उसने जवाब दिए, वो बुनियादी तौर पर अपने हल्के को, अमरीका को बताना चाह रहा है कि हमने बड़ा जबरदस्त मार्का मारा। इसके अंदर हुआ क्या, अब ये बड़ा अहम उसका स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो बता रहा है कि कल जो नशिस्त हुई उसके अंदर जिससे जो स्टेटमेंट आई उसकी अहमियत क्या है। अब नए हॉर्मोज के ऊपर अब एक निज़ाम बन गया है, तेल और गैस कैसे गुजारनी है और यहाँ से जो माइनिंग थी उसको आपने कैसे खत्म करना है। ये पहली मरतबा है कि बाकायदा मैकेनिज्म के जरिए आप कभी ब्लॉकेट कर रहे थे, कभी माइनिंग हो रही थी, कभी हमले हो रहे थे, कभी ड्रोन आ रहा था, कभी धमकियां चल रही थी, लेकिन अब बाकायदा एक पॉलिसी का मैकेनिज्म उन्होंने बना दिया। और फिर दूसरी बात कि जो गैस प्राइसेस हैं वो नीचे आनी शुरू होंगी। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कहता रहा है कि जंग के खात्मे में के बाद आप देखेंगे कि अमरीकियों को क्या फायदा होता है। तो इसके अंदर भी आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं अमरीका के नायब सदर के हमने क्या मार्का मारा, और मार्का असल में ये मारा कि आप नायब उसके ऊपर हमने एक मैकेनिज्म पेश कर दिया। अब लेकिन लड़ाई तो चल रही है, बीच में गोलाबारी भी होती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ये कॉन्फ्लिक्शन की जो इस्तेलाह इस्तेमाल की, ये बुनियादी तौर पर एविएशन के अंदर आती है। अगर दो जहाज जो हैं एक ही सिमत में उड़ रहे हों, मुखालिफ अस्मात से एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हों, तो उनका हादसे का एहतमाल हो, तो नेविगेशन के अंदर उनको डिकॉन्फ्लिक्शन सिग्नल्स के जरिए उनके रास्ते तब्दील किए जाते हैं। जिससे मुराद ये नहीं है कि आपने जंग को बंद कर दिया, जिससे मुराद ये है कि अगर कोई क्लैश का एहतमाल है या उसका मौका बन रहा है तो उसको आपने कम करना है। तो पहले ये हो रहा था कि जैसे जंगबंदी अनाउंस होती थी, डोनाल्ड ट्रंप ये कमिट करता था, हिजबुल्लाह के ऊपर, बैरूत के ऊपर हमले होते थे, हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता था, हिजबुल्लाह फिर अटैक करता था, फिर इसराइल रिटेलिएट करता था। तो उसको डिकॉन्फ्लिक्ट किया है। अब उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बाकायदा कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा और कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, और पाकिस्तान में बड़ी बात होती है कि जी डिप्लोमेसी जो है वो ऐसे करनी चाहिए और टट जाना चाहिए और आपने अपनी जमीन नहीं छोड़नी। डिप्लोमेसी में आप कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस अमल के अंदर आप लचक बरकरार रखते हैं। जो अगली बात जेडी वैंस कर रहा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। अब इसमें जेडी वैंस से थोड़ी नहीं बड़ी डंडी भी मार रहा है, क्योंकि उसके सदर ने उस माहे को, जो उनके पिछले सदर ने 2015 के अंदर डेमोक्रेट्स बाराक ओबामा ने 2015 में एक वायदा किया, उसको उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उसके अंदर इससे कहीं गहरा आपको मैकेनिज्म नजर आता है। तो लेकिन अब वो अमरीकी लोगों को बता रहा है, अपने वोटर्स को बता रहा है कि जिस तरह मैंने ईरान को पहली मरतबा बांध लिया है कि बैनुल-अक़वामी जो तंजीम है IAEA, उसके तहत दोबारा से वो उसकी प्रोग्राम की इंस्पेक्शंस होंगी। वो इंस्पेक्शंस हो रही थी। वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब उस मुआहदे को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, तो उसके बाद ईरान ने कहा कि चले निकले यहाँ से, सारा बोरिया बिस्तरा समेटे और आप चले जाएं। अब वही मैकेनिज्म जो पहले मौजूद था दोबारा से मुतारफ हो रहा है, तो ये उसको एक विक्ट्री के तौर पर बयान कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात करने की है ये कि ईरान ने न्यूक्लियर पाथवे के ऊपर एक बड़ा गहरा रास्ता नया बनाया है और उसकी गहराई आखिर में जाके उस लेवल पर जाएगी जहां पर उनकी इनरिच्ड यूरेनियम बरीड है कि जिसको बम्बार्डमेंट बहुत होगी। खुला रास्ता भी है लेकिन गहरा रास्ता भी है। ये बैनुल-अक़वामी इदारे जो है दोबारा ईरान के अंदर जाएंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी राब्तों और के जरिए और ज़ाब्तों के तहत चलाने की एक एहतमाम किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब
आगे काम किसने करना है? तो जेडी वैंस से पूछा गया कि आप यहाँ पे रुक रहे हैं, जगह इतनी अच्छी है, तो सही जवाब। तो ये जो टेक्निकल टीम्स है, सिर्फ अमेरिका और ईरान के नहीं है, जो दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर पाकिस्तान के सिस्टम्स मौजूद है, इसके अंदर कतर के सिस्टम्स मौजूद है, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री के लोग, जो अहम इदारों के साथ मुंसलिक हैं, वो लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको इन मामलों की समझ है, वो इस वक्त भी वर्जिन स्टॉक के अंदर मौजूद हैं। और टेक्निकल टीमों के काम का बाकायदा आगाज हो गया है। अब क्या ये हतमी अमन है? क्या ये सब काम हो गया है? इसके ऊपर जेडी वैंस से जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, जो मेरे ख्याल में बड़ा दिलचस्प जवाब है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कल का इवेंट जो है वो कितना बड़ा इवेंट था। लेकिन अमरीकी उसको कैसे देख, हमने बुनियाद रख दी है, घर नहीं बना, घर अगले 60 दिन में बनना है। और ये अमेरिकन पीपल का चौथा हवाला है 5 बयान के अंदर जो वो दे रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि जिन्होंने खुद ही प्रेशर बिल्ड किया था, ये तबाह कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, मार देंगे और ऐसे हो जाएगा, ताकत से काम नहीं चलता। अब आपको डिप्लोमेसी के जरिए जब मामला तय कर रहे हैं, तो वही लोग जिनको आप, इनके गुस्से को आपने उभारा हुआ है, और ईरान के अंदर भी ऐसे हो रहा है, गुस्से को आपने उभारा हुआ है, उनके पास तो फौज भी है और उनके पास डेड बॉडीज भी हैं, उनके पास अटैक्स के विजुअल्स मौजूद हैं, उनके पास स्कूल के ऊपर अटैक्स के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तबाही हर तरफ बिखरी हुई है। तो वो तो जब गुस्से को उभारने की बात करते तो उभारने की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन दोनों साइड पर आपको अवाम के हवाले मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब हमने फाउंडेशन रख दी है और अगले मामले जो है हमने चलाने हैं। ईरानियंस ने वॉकआउट नहीं किया था कल, ये मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। इसके ऊपर जेडी वैंस ने जिक्र किया। एक है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बदजुबानी करता है, और अब जेडी वैंस ने टोपी उल्टी घुमाई और कहा कि चूंकि इस वजह से जवाब आता है अमेरिकी सदर की तरफ से कि ईरानी ट्रैश टॉक करते हैं। आइए सुनिए। अब बुनियादी बात जो करने की है, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा खत्म करना चाहूंगा, बुनियादी बात जो करने की है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान बहुत लटकी हुई। अमरीकियों का जो ये वाला जो निज़ाम है, अमरीकी वैसा ही बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जिस किस्म की जुबान और लहजा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया हुआ है, दुनिया के ईरान के बारे में बात नहीं कर रहा, हर किसी के बारे में ऐसी बात करता है। इसमें राज ये नहीं है कि ईरानियंस प्रोपेगेंडा की वॉर नहीं खेलते हैं, ईरानियंस की तरफ से मीडिया के अंदर दाव नहीं खेले जाते हैं। इसमें राज ये है कि जब अमेरिका का सदर ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है तो एक माहौल खराब होता हुआ आपको नजर आता है। उस खराब माहौल को प्रोपेगेंडा मजीद खराब करता है। तो अब एक मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है कि जो बातचीत और जुबानी गालम गलोच है, इसको भी खत्म किया जाए। तो वर्जिन स्टॉक में जो कल मीटिंग हुई, उसके नतायज गालम गलोच को कम करके हकीकत पसंदाना एक पाथवे बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बाकायदा निज़ाम बना है कल। तो 8-9 घंटे की नशिस्त थी जो रात गए तक जारी रही, 3 बजे तक ये मामला जारी रहे और 3 बजे स्टेटमेंट का इजरा किया गया। लेकिन ये एक तारीख साज जमा है जो हमने विटनेस किया। बताना बड़ा जरूरी है कि तारीख साज क्यों। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम चंद एक बातें और करेंगे। स्टेट प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मैं लुसन स्विट्जरलैंड से आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ पर हमने कल यहाँ से कुछ दूर तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक खूबसूरत रिजॉर्ट है जो कतरी ओन करते हैं। वहाँ पर बैन अवी तौर पर तो अहम तरीन नशिस्त है जिसके साथ दुनिया की मौशी जुड़ी हुई है और जंग और अमन के बड़े बड़े मामला जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हमने इस नशिस्त को कवर किया। मैं आपके सामने चंद एक बातें, इंसाइट्स रखना चाहता हूँ जो इस कवरेज के जरिए हमने खुद भी ऑब्जर्व किया और आप तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं बहुत अरसे से कवरेज कर रहा हूँ ऐसे मामलात की, चाहे वो किसी ज़माने में जिनेवा टॉक्स हों बतौर स्टूडेंट, जिसको कवर करने का मौका हो, या आप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात हों, समिट्स हों। जो समिट हमने ये देखा, ये गैर मामूली था बहुत सारे ज़ाविये से। एक तो ये था कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो ऐसी थी कि शायद हमें एहसास नहीं है कि अगले चंद लम्हों में क्या हो जाए। जो मीडिया की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने
फौरी तौर जल्दी जल्दी खबरें देनी है। तो जो मीडिया के चैनल्स के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे मेरे समेत, उन के दरमियान एक खामोश सी रेस लगी हुई थी कि आपने पहले खबर किसने देनी है। कुछ रेस है, धक्कम पेल वाली रेस नहीं थी, लेकिन एक सेंस था कि मेरे पास खबर आई है तो मैं उसको जल्दी से अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूँ। तो फर्क क्या पड़ेगा, एक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, मुझे आजकल के हालात में इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक सेंस होता है कंपटीशन का कि हमने पहले एक खबर दी। लेकिन आपने पहले खबर देनी है या एक्यूरेट खबर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कि अगर आपके पास एक खबर आई है चलते चलते ईरानियंस ने आपके साथ बात की है, तो क्या आप उसको हतमियत के साथ कैमरे के सामने खड़े होकर दे देंगे? क्योंकि आपके जो न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हैं, न्यूज़ डायरेक्टर्स हैं, आप उनके कान भी हैं, आप उनकी आंखें भी हैं, उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, नाज़रीन की पहुंच यहाँ पर नहीं है। आपने गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर एक जरिए से खबर उठानी है, उसको बयान करना है। दूसरा है कि आपने खबर को बयान करना कैसे है। अगर ईरानियंस छोड़ के चले जाते हैं उस कमरे को जिस कमरे के अंदर स्टेज लगा हुआ था, और उसके बाद वो उनकी आधी टीमें होटल में चली जाती हैं और ईरानियंस आपको कहते हैं कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो ये आप वॉकआउट इसको कहेंगे या तातुल कहेंगे, प्रोसीजरल हिकअप कहेंगे, क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आकर मेरे ख्याल में जो एक्यूरेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी खबर एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर गैर यकीनी सूरत हाल में आपकी खबर एक्यूरेट नहीं होती और अगले ही लम्हे आपको अंदाजा हो जाता है, अगले घंटे में अंदाजा हो जाता है, तो आपके पास कोर्स करेक्शन जिसको कहते हैं, आप अपने मालूमात को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे हालात में जब हर कोई आपको चलते चलते खबरें देने की कोशिश कर रहा है या आपसे खबरें छुपा रहा है, तो इस कंपटीशन को कैसे नेविगेट किया जाए। मेरा ज़ाती तौर पर हमेशा से यही तरीकाकार होता है कि जो खबर मैं दो ज़रा ऐसा कंफर्म कर पाऊँ, या जो रिवायत है या तजर्बा है उसको इस्तेमाल करके अगर मैं उस की सेहत के बारे में खुद मुतमईन तो फिर मैं खबर दूँ। तो कल जो खबरें हमारी तरफ से हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर ही थी। गैर यकीनी सूरत हाल का आपको इस तरह अंदाज़ा होगा, मैं इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे होंगे कि जब पाकिस्तान बतौर मेज़बान आया, अपने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के जरिए कमरे के अंदर बराबर में मौसम भी थे, तो तमाम कैमरे खटाखट जो है ना, और तस्वीरों के साथ और फ्लैशिंग लाइट्स तवज्जो मरकूज होती है। अब ये आप वीडियोस में देख सकते हैं कि थोड़ी सी ऑकवर्ड मूवमेंट भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप इंतजार कर रहे हैं और हैं तो आप खुद मेहमान, लेकिन आप मेज़बान भी हैं। कि आपका मुल्क तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर मेज़बान हैं, अपने मुल्क में ना होने के बावजूद, तो बड़े एजाज़ की बात है। तो काफ़ी मिनट जो है आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म और बराबर में मोहसिन नकवी खड़े रहे, और उसके बाद फिर वसूल की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जेडी वैंस आए और मुलाकात की, फिर उसके बाद कतरीज आए। लेकिन सबको इंतज़ार था कि बीच में कहीं ना कहीं अब असल जो पार्टी है ईरानियंस ने भी आना है, तो ईरानियंस ने आने में काफ़ी देर की, और फिर उसके बाद ईरानियंस के तरफ से जो नुमाइंदे आए वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, और ख्याल नहीं किया जाता था अब मुसाफा होगा। ईरानियंस से पहले ये तय कर लिया था कि हमने मुसाफा नहीं करना, हमने तस्वीर नहीं बनानी, हमने ये सफर नहीं देना कि जिस जहाज के ऊपर हम आए हैं उसको 168 लिखा जनाब, और अंदर आके हम कैमरे के सामने खड़े होकर जेडी वैंस के साथ हाथ मिला रहे हैं, कुछ के साथ हाथ मिला रहे हैं, बिटकॉफ के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो हमने तस्वीर नहीं बनवानी। तो जब वो अंदर आए तो साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म को कह दिया कि हम तस्वीर नहीं बनवाना चाहते, मीडिया बहुत ज़्यादा है, हमने तो हम फिलहाल जब मीडिया जाएगा फिर उसके बाद शायद हम आए। जब वो चले गए तो फिर एक अजीब सी कैफियत वहाँ पे होगी। सारा कमरा जो है जिसको कहते हैं वक्ती तौर पर हक्का बक्का रहेगा कि तो ईरानियंस आ नहीं रहे, क्या मसला है। तो आप कन्वर्सेशन के अंदर भी आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं अपने फील्ड मार्शल के साथ, तो फील्ड मार्शल बात कर रहे हैं जेडी वैंस के साथ। लग रहा था कि शायद ये मामला शुरू होने से पहले ही खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद जब आप उस वक्फे को कैसे पुर करें, फिर तय ये पाया कि वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर स्टेटमेंट देनी है जो वज़ीर आज़म ने दी। उसके बाद तय ये पाया कि फिर जेडी वैंस ने स्टेटमेंट देनी है, जेडी वैंस ने दी। जो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। इस दौरान मोहसिन नकवी ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो ये जो स्पीचेस थी ये बुनियादी तौर पर एक फिलर के तौर पे आपको नजर आई। ये स्पीचेस हिस्सा नहीं थी इस तमाम मीडिया अपॉर्चुनिटी का, लेकिन चूंकि ईरानियंस ने एन वक्त पे आके कहा कि मीडिया के सामने हमने बात नहीं करनी,
उन्होंने समझा कि जी अब इस वक्त तो कैसे प्रूव किया जाए, और उस वक्त तक हम यहाँ तो बैठ तो सकते नहीं हैं। क्या 15 मिनट एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे ईरानियों के बगैर? तो उन्होंने फिर स्पीचेस की और इस दौरान फिर कहा कि मीडिया आप चले जाए। तो फिर ईरानियंस ने आना शुरू किया। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। जब मीडिया मुकम्मल तौर पर निकल गया तो फिर ईरानियन डेलीगेशन ने आना शुरू किया। तो उस वो गैर यकीनी की सूरत हाल ऐसे लग रही थी कि मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर हमने मीटिंग रूम के अंदर जो माहौल देखा, वो ये था कि आप बहुत सारे मामलात को अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं। मसलन ईरानियों ने कह दिया कि हम उठ के चले गए हैं, और उनकी फारस जो सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उसने भी ये बात कर दी कि हम ईरानियों से चले गए हैं, और सब ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि हम फिजिकली वहां पर मौजूद थे तो हम देख सकते थे कि ईरान के चीफ नेगोशिएटर तो गायब थे, कुछ टीमें उनकी चली गई थी, लेकिन उनके बहुत सारे बंदे वहां पर मौजूद थे और मुसलसल मौजूद थे। तो फिर ये पता चला कि उनके वहां से जाने की खबर इस हद तक तो दुरुस्त थी, तो उस कमरे में से उठ गए थे जहां पर निगोशिएशन का टेबल सजा हुआ था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। मुसलसल बात कर रहे थे अमरीकियों के साथ, इंडिया पाकिस्तान, और मुसलसल ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया, दोबारा दिखा देते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतन तैयार कर रहे थे। और रात 1:40 तक वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, और उससे 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले उन्होंने खबर फैला दी कि हम यहाँ से चले गए। कि मीडिया के दाव पेच हैं जो मालूमात के जरिए चले जाते हैं, लेकिन इस वजह से जरूरी होता है कि आप अपनी आंखें कान खोले रखें, अपने जराए के ऊपर एतमाद करें, लेकिन इस हद तक ना करें कि आप गलत रिपोर्टिंग कर पाए। तो आखिर में जब स्टेटमेंट सामने आई, पता चला कि ईरानियंस ने उसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बैठ के उन्होंने निगोशिएट की थी। तो ये कुछ इनसाइट्स हैं कि गैर यकीनी क्या होती है। जब एक पार्टी कह रही है कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, तो उससे मतलब क्या है, सामने क्या है, पस मंजर में क्या है, वाकई चले गए हैं या निगोशिएट कर रहे हैं। तो वही टीम जो जा चुकी थी, उस टीम ने ही उसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के वही स्टेटमेंट बनाई जिसके बारे में वो कह रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर जो अल्फाज का हमला किया और जबर किया है, अब हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं, लेकिन असल में जा नहीं रहे थे, एक कमरे से उठ के दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं होंगी, लेकिन जाविया बड़ा दिलचस्प है। अगर आप अमेरिका और फील्ड मार्शल की जो ज़ाती इक्वेशन है उसको देखें तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान एक अहम न्यूक्लियर मुल्क है, अहम किरदार अदा कर रहा है अमन में। तो कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के अच्छे ही बनते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल के अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, तो जिस अंदाज से मीट एंड ग्रीट होता है फील्ड मार्शल के साथ अमेरिकी नुमाइंदगान का, वो जो कहते हैं कि ज़ाती डिप्लोमेसी के ज़ुमरे के अंदर आता है कि ज़ाती आपने एक इक्वेशन उनके साथ बनाई हुई है, और फिर बड़ी आसानी के साथ आप करीब आकर बात भी कर लेते हैं, कानों के अंदर भी बात कर लेते हैं, उससे बात भी कर लेते हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें वो बहुत ही मुस्बत है। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको वैसे भी शौक है यारी की तरह बात करने का। आपको याद होगा कि G7 के समूह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अंदर आया और आतंकवाद उसके बयान का बहुत फिराते हुए बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को आगे कैसे तुम्हारी हालत है, वो हालत उसकी क्या है, आज उसको रिजाइन करना पड़ गया, हाउ यू डूइंग। तो ये फिजिकल कांटेक्ट जो है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। लेकिन जल आसिम मुनीर के साथ बात इक्वेशन बहुत अच्छी है, एक पर्सनल एक्सेस है, और आप जाती डिप्लोमेसी तो इदारों के जरिए डिप्लोमेसी की जाती है, उससे कहीं ऊंची उड़ान लेती नजर आती है। जल आसिम मुनीर की इक्वेशन ईरानियंस के साथ भी बहुत अच्छी है, सिर्फ ऐसे नहीं अमरीकियों के साथ भी इक्वेशन अच्छी है, ईरानियन के साथ भी उनकी इक्वेशन बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बहुत मुस्बत है। और याद रखें कि गैर मामूली सूरत हाल डेवलप हुई थी जब पाकिस्तान की फौज का सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल अपनी आम तरीन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टीम को लेकर ईरान के अंदर कई दिन उसने स्टे किया, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स यहाँ पर खुले हुए थे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि, और उस वक्त ईरान हालत जंग में था, उसकी एयर स्पेस बंद हुई थी, और ईरान को उड़ाकर पाकिस्तान के अंदर ले आना, ये बहुत बड़े इकदाम हैं। अब उसको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन ईरान के साथ भी इक्वेशन
आसिम मुनीर की बड़ी जबरदस्त है, जिससे आपको पता चलता है कि अगर आप हर लेवल के ऊपर पर्सनल इक्वेशन आप में रखी हुई है, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि ताकत के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी बार बार हालात आपको दिलाते हैं। फिर आसिम मुनीर ने अपनी बहुत सारी ताकत मोहसिन नकवी को दी हुई है। तो मोहसिन नकवी एक दूसरे लेवल के ऊपर फिर आसिम मुनीर की के साथ खड़े होते हुए वो एक ट्रबल शूटर है, जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर को एक ग्रीन चैनल खोलना होता है, बड़ा रास्त बात करनी होती है, वहाँ पर मोहसिन नकवी आपको करामत किस्म का रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। जिस ईरानी डेलीगेशन के बारे में मैंने बताया कि जो ही पता चला कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद जो अगले 10-15 मिनट है जिसके अंदर तकरीर हो रही थी खाना पूरी के लिए, तो आसिम मुनीर की तरफ से मोहसिन नकवी गए और प्राइम मिनिस्टर की ज़ाहिर है बात के साथ गए, और जाकर उन्होंने ईरानी डेलीगेशन से इंगेज किया, और फिर ईरानी डेलीगेशन मीडिया के जाने के बाद आए। अब सारी इक्वेशन के अंदर सिविलियन हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है। फिलहाल तो आपको लगता है कि सारे एक पेज पे हैं, हाइब्रिड निज़ाम के अंदर बराबर की ताकत अगर नहीं है तो कम से कम बराबर की ब्रैकेट में खड़े हैं। वज़ीर आज़म भी वहाँ पर उन्होंने एम्फसाइज किया, ओपनिंग स्टेटमेंट उन्होंने दी, और उनकी एंगेजमेंट बड़ी रोबस्ट किस्म की एंगेजमेंट थी। लेकिन जब आप एक तरफ से जल आसिम मुनीर का प्रोफाइल देखते हैं कि जंग को जीतने वाले जो हैं कमांडर, वो एक सफारतकारी भी कर रहे हैं और जाती सफारतकारी कर रहे हैं, लीड पर्सन भी हैं उसमें। दूसरी तरफ सिविलियन हुकूमत जो बज़ाहिर फॉर्सिफली आपको फुली फंक्शनल नजर आती है, उसके नुमाइंदगान भी मौजूद है। तो ये कोई पहेली नहीं है बूझने के लिए कि ताकत का तवाज़ुन कहाँ पर है। देखते हैं कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या निकलते हैं। मुझे फिलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।